नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ के एमसीक्यूज की क्लास है। फिर से वही एमसीक्यूज लेके आया हूं। आज टॉप 35 पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। पर्सनली मुझे आज का सेट काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इस सीरीज़ को, जो प्यार मिल रहा है, जो लाइक मिल रहे हैं, जो कमेंट मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इससे हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ता है कि चलो कुछ तो रिस्पॉन्स हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से, आप लोगों के कमेंट देख के ये जरूर पता है कि आप लोग पढ़ तो रहे हो। बस दोस्तों, इस टेम्परामेंट को बरकरार रखना है, पढ़ाई को और बढ़ाना है। और पढ़ाई में क्या लाना है? सारगर्भिता लाना है, संपूर्णता लाना है और शुद्धता लाना है। गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पिछले जो क्लास में मैंने तीसरा क्वेश्चन पढ़ाया कूट वाला, उसमें मैं खुद गलत आंसर ले लिया, जबकि मुझे पूरा क्वेश्चन आता था। ऑप्शन होना चाहिए डी, शायद मैं सी या बी ले लिया, तो ऑप्शन उसका डी होगा। एक क्वेश्चन था जिसमें यह कहा गया आपके द्वारा कि बकरी के दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप दूध का संयोजन देखेंगे, अगर आप दूध का संयोजन देखेंगे या दूध की संरचना देखेंगे, तो सबसे ज्यादा पानी, है ना, अपन जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो और जबरदस्त टाइप से पढ़ो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पानी किसके दूध में होता है? अब जो पानी मिला दिया है उसकी बात अलग है भैया। जो नेचुरली प्योर दूध है उसमें सबसे ज्यादा पानी गधी के दूध में होता है। किसमें? गधी के दूध में। कितना? लगभग 91% पानी गधी के दूध में होता है। लगभग 91.5% पानी होता है इनके दूध में, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलोगे तो दूसरा है घोड़ी के दूध में। इससे कम किसमें होगा? घोड़ी के दूध में पानी होगा, इससे थोड़ा कम, लगभग 90.1%। अब हम गाय की बात करें, गाय के दूध में लगभग 87.2% पानी होता है दोस्तों, गाय के दूध में, ठीक है। गाय के दूध में लगभग 87.2% पानी और बकरी के दूध में 86.9%। बकरी के दूध में 86.9% पानी होता है, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। अगर देखा जाए तो गाय और बकरी में गाय का दूध में पानी ज्यादा होगा। अगर ये ऑप्शन में रहा सबसे ज्यादा पानी किसमें, तो सबसे ज्यादा पानी होता है गधी के दूध में। 91% पानी होता है उस दूध में। उसके बाद घोड़ी के में 90, दोनों एक ही नस्ल के हैं। उसके बाद गाय में आओगे तो गाय में 87 और बकरी में 86.9। आप ये देख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत से हैं लेकिन हम इन्हीं को देखते हैं। चलिए, ये दो क्वेश्चन की क्वेरी थी जो मैंने आपको बता दी। एक तो उसका ऑप्शन डी होगा तीसरे क्वेश्चन का, और ये आपको दूध वाला भी मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए, कूट वालों क्वेश्चन में गलती होती है ना, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, यकीन मानिए आपका बहुत फायदा होगा। उसके बाद एमसीक्यू से तैयारी करने से एक बहुत अच्छी बात है कि आप कहां पे गलती कर रहे हो ये आपको तुरंत पता चल जाता है। जब आप थ्योरी पोर्शन पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो, लगता है आपको सब याद है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं? जय माता दी, लेट्स रॉक, ठीक है। तो भैया इसीलिए एमसीक्यूज करना जरूरी है। हर दिन मेरे क्लास एक तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर समय रहा तो हम 2 क्लास भी कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे, इसके लिए मैं अभी वादा नहीं कर सकता, पर एक क्लास तो अपने को लेना है। 35, 40, 25 इसी सीरीज में आएंगे, ठीक है। और बहुत बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। अब हमारी पढ़ाई जा रही है थोड़ी डीप, है ना, थोड़ी डीप जा रही है, सारगर्भित हो रहे हैं हम अभी, है ना। चलिए, समय गंवाए बिना आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अपने इष्ट गुरुओं का नाम ले लो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? किन राज्यों में? छत्तीसगढ़ में 50% है, बिल्कुल है। गुजरात में है, बिल्कुल है।
आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल है ना। मैं और भी राज्य बता देता हूं, मध्य प्रदेश में भी है ना, राजस्थान में भी है, ठीक है, बंगाल में भी है 50%, कहां, बंगाल में, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में भी है, ठीक है, यहां 50% है। देखिए जब 73वां संविधान संशोधन बना मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे इक्तेदारों, मेरे रणबांकुरों, जब 73वां संविधान संशोधन बना तो उस समय महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। चूंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, हमने कितना कर दिया, उसको 50 कर दिया। हमारे साथ और भी राज्य हैं जो दे रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। मैं इन राज्यों का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि ये हमारे नियर अबाउट है ना। एमपी हमारा पड़ोसी है, उड़ीसा है पड़ोसी, राजस्थान में पहली बार चालू हुआ, पश्चिम बंगाल भी अपन इंपॉर्टेंट के तौर पे ले लिए, आंध्र प्रदेश पड़ोसी है, गुजरात तो नहीं है, दूर में है, लेकिन ये सब राज्यों में क्या है, और भी बहुत से राज्य है, और ये मेन मेन राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है ना। उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया 50%, उत्तर प्रदेश में 2021 की स्थिति में नहीं है, गोवा में भी नहीं है 50%, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है ना। तो ये आप देख लीजिएगा 50% इन राज्यों में है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, 1 2 3 सभी राज्यों में 50% आरक्षण है। महिला 50% आरक्षण अपने अपने वर्गों में, ठीक है। हमारी संस्था के द्वारा दोस्तों एडीओ, एडीआई और आबकारी आरक्षक के कोर्स चलाए जा रहे हैं। आपको कोर्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, हमसे रूबरू हो सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, ये टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे दोस्तों, इसके लिए प्रिपेयर रहिए, है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इस बहुत सरल है। एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ। 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को हुआ। इस नवनिर्मित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? पहला थंब रूल, उपचुनाव होने पर शेष अवधि के लिए पंचायत बनती है, ठीक है, उपचुनाव होने पर शेष अवधि के लिए पंचायत बनती है, ठीक, जितना बचा रहेगा। 5 साल की अवधि नया कब जोड़ा जाएगा? जब फ्रेश और नया चुनाव होगा। अब अपन यहां पे लिखना चालू करते हैं, ठीक है। हमारा फ्रेश और नया चुनाव कब हुआ? 1 नवंबर 2012 को। अपने कोई काम का नहीं है। गणना कब होती है? पहली बैठक से। पहली भी बैठक नहीं, गणना कब होगी? प्रथम सम्मिलन से। अगर ऑप्शन में प्रथम सम्मिलन नहीं है तो आप प्रथम बैठक ले सकते हो, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रथम सम्मिलन, इसकी पहली बैठक यहां बुलाई गई है, सम्मिलन नहीं है इसीलिए यहां पे बैठक ले रहे हैं। अगर इसमें प्रथम सम्मिलन बोल देता तो हम सम्मिलन को ही लेते। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर प्रथम सम्मिलन बोलेगा तो सम्मिलन ही लेना है, सम्मेलन बोलेगा तो सम्मेलन ही लेना है। बैठक बोलेगा कब? अगर सम्मिलन नहीं रहा और बैठक बोला तब बैठक को लेना है। सम्मिलन और बैठक में किसको चूज करना है? सम्मिलन को। फिर से बोल रहा हूं, सम्मिलन और बैठक में किसको चूज करना है? सम्मिलन को। सम्मिलन नहीं है, केवल बैठक है, तब बैठक ले सकते हो। यहां पे क्या है? बैठक बोला है, सम्मिलन नहीं है। पहली बैठक कब हुई? 25 नवंबर 2012 को। 25 नवंबर 2012 अपन लिख लिए, ठीक है। इसमें 5 जोड़े, प्लस 5, 2017 हो गया, यहां 17 हो गया। 25 नवंबर है, 24 नवंबर को साल खत्म होगा, 24 नवंबर, तो इसका 5 साल कब पूरा होगा? 24 नवंबर 2017, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर फिर से चुनाव हुआ। बेटा वो चुनाव उपचुनाव है, और जब उपचुनाव होता है तो बची हुई अवधि में ही कार्य करना है। 5 साल आपको नया तब मिलेगा जब फ्रेश चुनाव होगा, ठीक है। और उस फ्रेश चुनाव की गणना होगी पहले सम्मिलन से। सम्मिलन नहीं दिया रहेगा तो पहले बैठक से। तो यहां पहली बैठक से 5 साल जोड़ लिए, 24 नवंबर 2017। बाकी के पूरे डेटा हमारे कोई काम के नहीं है क्योंकि ये उपचुनाव से रिलेटेड है। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। होप सो आपको समझ आया होगा दोस्तों। आप भी अपने आंसर कमेंट करते चलिए ताकि आपको भी पता चले आप किस पानी में है या कितने पानी में है। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं? ठीक है, आपको पता है 243 आई में राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत के लिए, 243 आई में राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत के लिए बनता है, ठीक है, ठीक है। और यही वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और इनको पैसा देने के लिए क्या करता है? सुझाव देता है। किसको? राज्यपाल को। केंद्र में वित्त आयोग होता है 280 अनुच्छेद में, वो राष्ट्रपति को सुझाव देता है। तो भैया राज्यों में पंचायतों की स्थिति और नगरीय निकायों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग होता है। पंचायत का वित्त आयोग 243 आई में है, ठीक है। और नगर निगम का वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है ये बताइए आप लोग।
243 जेड जी ऐसा कुछ होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। 243 आई में क्या है, राज्यों का वित्त आयोग पंचायत के लिए, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 243 वाई में है दोस्तों, किसमें है, 243 वाई में, यहां आई में वहां वाई में। पंचायतों के लिए 243 आई और नगरीय निकाय के लिए 243 वाई में। ठीक है, वित्त आयोग। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना था, क्या प्रावधान किए गए। आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि पंचायती राज का चुनाव करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचन होगा जो स्वतंत्र रूप से होगा। वो क्या होगा, 243 किसमें, के में, 243 के। ठीक है, उसके बाद राज्य वित्त आयोग किसमें होगा, 243 आई में। जिला आयोजन समिति का गठन नहीं किया जाएगा। क्या सही है, केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी इसमें सही है, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, तो अपने यहां जिला आयोजन समिति का गठन नहीं किया जाता। 73वें संविधान संशोधन में एक चुनाव होगा जो राज्य चुनाव आयोग कहलाएगा। 243 के में नॉकआउट, जो हारा वो बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, देखो दोस्तों, इस टाइप से अगर पढ़ेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम है। क्वेश्चन पढ़ते ही उससे संबंधित पूरे फैक्ट दिमाग में रिवाइज होने चाहिए। ये हमारी जो सीरीज है, ये एमसीक्यू की सीरीज होने के साथ क्विक रिवीजन की भी सीरीज है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापिस कर दी जाएगी यदि, प्रतिभूति निक्षेप मतलब जी जमानत राशि पढ़े हो ना। हाँ, क्यों, चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जमा करना होता है। ठीक है, वो कब वापस मिलेगी, अगर उसका नाम चुनाव लड़ने वाली अभ्यर्थी की सूची में दर्शित ना हो। हाँ, तो बिल्कुल आपको चुनाव राशि वापस कर दी जाएगी, प्रतिभूति राशि। अब आप फॉर्म भरे, किसी कारण से आपका फॉर्म गलत हो गया, आपका नाम नहीं आया चुनाव लड़ने वाले अंतिम लिस्ट में, तो भैया जब आप चुनाव लड़ नहीं रहे तो आपकी जमानत राशि को रख के क्या करेंगे, आपकी जमानत राशि वापस दे देंगे, है ना। यदि जस्ट मतदान के पहले मतदान ना हुआ हो, चुनाव ना हुआ हो और अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसका पैसा वापस कर देंगे, वो तो चुनाव लड़ा ही नहीं, है ना। यदि उसको कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त होगा, भले वो हार जाए लेकिन जितने वैध वोट पड़े हैं उसका 1/6 हिस्सा प्राप्त होगा, तो उसको उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। यह भी सही है। यदि वह चुनाव के 9 माह पूर्व वापसी का दावा किया हो, नहीं ये गलत है। चुनाव खत्म होने के 6 माह बाद तक आप पैसा ले सकते हो। 6 माह बाद पैसा नहीं मिलेगा, राजसात हो जाएगा। मान लो मैंने चुनाव हार भी गए, है ना, और मेरे को 1/6 वोट मिला था, मतलब मेरी जमानत जब्त नहीं हुई थी। अगर आप चुनाव लड़ते हो और आपको 1/6 वोट से कम वोट मिलता है तो उसको बोलते हैं जमानत जब्त होना, आपका पैसा जब्त हो जाएगा, नहीं मिलेगा, राजसात कर दिया जाएगा। अगर आप 1/6 वोट से ज्यादा पा लेते हो तो आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। पैसा कब वापस कर दिया जाएगा, चुनाव समाप्ति के रिजल्ट आने के 6 महीने तक में आपको पैसा क्लेम करना है, नहीं किए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां 9 माह दिया है तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 सही है। अब जमानत राशि आप पढ़े हुए हो, ठीक है। जिला पंचायत के लिए कितना होता है, 4000, ठीक है। जनपद के लिए 2000, सरपंच के लिए 1000, ठीक है, और पंच के लिए 50 रुपए, 50 रुपए। ये अनारक्षित वर्ग का है, इसका आधा कर दो, आरक्षित वर्ग का निकल जाएगा, ऑप्शन सी।
ठीक है, चलिए। ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यही आदमी फंसता है। चुनाव परिणाम की तिथि से नहीं, किसी भी पंचायत की गणना चुनाव परिणाम की तिथि से कभी नहीं होती। चुनाव परिणाम की अधिसूचना से बिल्कुल नहीं, है ना। पंचों और उसके शपथ ग्रहण से बिल्कुल नहीं। कब? प्रथम सम्मिलन। ये देखो यहां पे प्रथम सम्मिलन लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। किसी भी पंचायत के कार्यकाल की गणना पहले सम्मिलन से होती है। फ्रेश चुनाव में, उपचुनाव में गणना की जरूरत ही नहीं है, बचे हुए अवधि के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पंचायत की कार्यकाल की गणना प्रथम सम्मिलन से होती है। यहां एक और ऑप्शन दे देते अगर अपन, ऑप्शन ई, प्रथम बैठक। प्रथम बैठक, तो तब भी हमको ऑप्शन क्या लेना पड़ता? ऑप्शन सी, क्योंकि प्रथम सम्मिलन हमारी प्रियोरिटी है। ठीक है, अगर प्रथम सम्मिलन नहीं रहेगा तब प्रथम बैठक लेना है, पर यहां प्रथम सम्मिलन है इसलिए प्रथम सम्मिलन ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, प्रथम सम्मेलन से गणना होती है। प्रथम सम्मेलन में देखिए सबसे पहले पंचायत का चुनाव होगा, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट देख लिए, उसके बाद पहली बैठक बुलाएंगे। पहली बैठक में क्या चुनेंगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच को चुनेंगे। फिर उनके नाम का प्रकाशन करेंगे। नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर पहला सम्मेलन बुलाएंगे और उसी पहले सम्मेलन से बैठक गणना चालू होगी। यह क्वेश्चन अभी संडे के पेपर में आया है, जेई के पेपर में आया है, वो क्वेश्चन मैंने लाया है इसमें, आप देखिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बढ़िया क्लास चल रही है दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत जबरदस्त टाइप से क्वेश्चन है आज का। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करता है ना। अगर आप चुनाव लड़ते हो तो आप कौन कौन सा एजेंट रख सकते हो? तो चुनाव अभिकर्ता बिल्कुल रखता है ना। मतदान अभिकर्ता बिल्कुल रखता है, गणना अभिकर्ता ये भी रखता है। ठीक है, चुनाव अभिकर्ता कौन होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आप चुनाव में वोट डालने जाते हो तो जस्ट मतदान केंद्र के 200 मीटर दूर टेंट लगा लगा के लोग बैठे रहते हैं, जो आपको पर्ची बना के देते हैं, जहां आप अपना नाम खोजते हो। वो आदमी है कौन? चुनाव अभिकर्ता। किसका? अपने प्रत्याशी का। अब जब आप अंदर जाते हो तो इधर पूरे मतदान दल बैठा रहता है, सामने कुर्सी लगा के आपके मोहल्ले के 2-3 लड़के बैठे रहेंगे जो आपका चेहरा पहचानते हैं, उनको बोलते हैं मतदान अभिकर्ता। उन लोग मतदान करवा रहे हैं ताकि आप फर्जी वोट मत डाल सको, क्योंकि वो चुनाव दल तो बाहर से आया है, उसको थोड़ी ना पता है कि यही आदमी सुकालू है या यही आदमी दुकालू है। वो तो सामने वाला बैठ के बताएगा ना कि हाँ ये वही आदमी है जिसका नाम है, तो वो पहचान करता है, मतदान अभिकर्ता। ठीक है, उसके बाद जब गिनती होता है तो गिनती में भी वहां पे प्रत्याशी का एक आदमी बैठे रहता है जो देखता है कि गिनती सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं घपला तो नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं गणना अभिकर्ता। तो इन 3 की नियुक्ति होती है। तो कौन? 1, 4 और 5 कहां है? ये है 1, 4, 5, ऑप्शन बी। ऐसे लिख लो भैया, नहीं तो क्या है मेरे जैसे गलती कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मनरेगा आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। मनरेगा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु किस पृथक इकाई का गठन किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी के लिए किस इकाई का गठन किया जाता है? सामाजिक अंकेक्षण इकाई, लोकपाल इकाई, ग्राम सभा इकाई, ग्राम पंचायत इकाई। चलिए कमेंट करके फटाक से इसका आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। शिकायत के निवारण के लिए क्या किया जाता है और पारदर्शिता के लिए क्या किया जाता है? शिकायत के निवारण के लिए धारा 27 के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। किसकी? लोकपाल, मनरेगा लोकपाल। और पारदर्शिता, घपला नहीं हुआ है ये देखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सामाजिक अंकेक्षण इकाई। ठीक है, ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई ये देखती है कि जो निर्माण कार्य हुआ है वो समाज के लिए कितना उपयोगी है, उसमें क्या लगा है, कैसे लगा है, कोई घपला तो नहीं हुआ है। तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई और शिकायत निवारण के लिए लोकपाल इकाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, है ना। ये अभी संडे को पेपर हुआ है जेई का, उसका क्वेश्चन है। अब मैं ये सब चीज आपको सहकारिता में पढ़ा दिया हूं, है ना, एकदम मर मर के पढ़ाया हूं, 4-5 बार आर्थिक सर्वेक्षण में भी पढ़ाया हूं, है ना। सहकारिता के क्षेत्र में अपना सहकारिता टॉपिक है ना, सहकारिता के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर चलाएंगे। सबसे पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना राज्य के किस सहकारी शक्कर कारखाने में की गई? इथेनॉल प्लांट की स्थापना, इथेनॉल क्या होता है? उसको पेट्रोल में मिलाते हैं, ठीक है, जिससे
पेट्रोल की लागत कम हो जाएगी और वो पेट्रोल के थोड़ा सा पेट्रोल के रूप में भी काम, ईंधन के रूप में काम करता है। आप अभी जो भी गाड़ी लोगे ना, उसके जहां पे पेट्रोल डलता है टंकी, वहां लिखे रहेगा E20 नीले कलर के स्टिकर में, यहां है एडिबल 20% इथेनॉल, पेट्रोल में मिला सकते हैं, इंजन चलेगा। तो वैसे ही इथेनॉल बनाने की पहली फैक्ट्री पीपीपी मॉडल पर है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर छत्तीसगढ़ में लगी है। कहां पे बताइए? तो भैया आपको पता है कहां? द मोस्ट, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, जिला कबीरधाम। ठीक है, रामहेपुर जिला कबीरधाम, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाने में लगी है। ठीक है, और ये यहां कितना? 80 किलो लीटर पर डे, 80,000 लीटर पर डे क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, है ना। उद्घाटन कौन किए थे? उद्घाटन किए थे भूपेश बघेल जी। कब? 26 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किए थे, अपने घर से वर्चुअल किए थे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, है ना। तो ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको लाने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों यही लेवल मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम पहाड़ नहीं पूछ देगा आपसे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछेगा लेकिन थोड़े तार्किक पूछेगा, है ना। तो आप ये मान लीजिए कि आपको इसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं, और भी एक दो क्वेश्चन है जो हम अभी लाएंगे। ठीक, तो बहुत कठिन भी नहीं पूछेगा, बहुत सरल भी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा। मैंने कहा ना, आपका चीरहरण नहीं होगा अगर आप पढ़े हो तो, और नहीं पढ़े हो तो आपके सिर को मुड़ देगा वहां पे बैठा के, कौन? पेपर लेने वाला। ऐसे आपको हर क्वेश्चन कठिन लगने लगेगा। ठीक है, तो यहां पे भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाने में सहकारिता क्षेत्र में पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 80 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादन होगा इथेनॉल, जो पेट्रोल में मिलता है। दूसरा हम लोग कहां बनाएंगे, है ना? दूसरा हम बनाएंगे दंतेश्वरी में, मक्का प्रसंस्करण केंद्र। कहां? कोंडागांव में। ठीक है, मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र कोंडागांव में, वहां भी 80 किलो लीटर पर डे मक्के से इथेनॉल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए 10वां, जल दूत ऐप के द्वारा जल के किस प्रकार के स्रोत की निगरानी की जाती है? लो भाई, जल दूत ऐप मनरेगा संबंधित है। जल दूत ऐप, जल दूत ऐप के द्वारा गांव में, प्रति गांव में, कहां? प्रति गांव में 2 से 3 खुले कुओं की रिपोर्ट अपडेट करना है। कहां? ऐप में। और उसके द्वारा क्या होगा? अगली जब कार्य योजना बनेगी मनरेगा की, तो इसके संबंध में भी काम आएंगे। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। जल दूत ऐप में कुओं का मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, पानी को इसमें परीक्षण किया जाएगा। जब अगला मनरेगा का काम आएगा तो इसके लिए भी कुछ काम लाया जाएगा। खुले कुओं को, जो खुले हुए हैं उसको बंद करना है। ठीक है, चलिए, मतलब पानी उसमें रहेगा भैया, पाटना नहीं है, बुरे वक्त में वही कुआं काम आएगा। ठीक, कुओं की जानकारी अपडेट की जाती है। ऑप्शन सी। देखिए कितना बढ़िया डिस्कशन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन वापस बुलाए जाने पर अपने पद पर नहीं रहेगा? कौन वापस बुलाए जाने पर अपने पद पर नहीं रहेगा? ठीक है, ठीक, कौन नहीं रहेगा? धारा 21 का, धारा 21 का राइट टू रिकॉल, पद से वापस बुलाना, पद से हटा देना। ठीक है, आप लोग जिनको चुने हो उनको उस पद से हटा भी सकते हो, ये आपकी पावर है। और ये पावर सिर्फ पंचायत स्तर में ही दी गई है। कहां दी गई है? पंचायत स्तर में ही दी गई है। ये भी क्वेश्चन भैया, है ना, संडे को जेई एग्जाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, संडे को जो जेई एग्जाम हुआ है शायद उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है आप प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को बुलाते हो कहां पे? ग्राम पंचायत स्तर पर। कहां पे? ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच होता है? बिल्कुल होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच होता है? बिल्कुल होता है। तो आप किनको बुला सकते हो रिकॉल के द्वारा? केवल पंच और सरपंच को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन का लेवल देखिए, यही लेवल मेंटेन होगा। ठीक है, अभी जो भी एग्जाम होंगे ना उसके अपन क्वेश्चन जो अपने
जोन के हैं उसको अपन समाहित करेंगे ताकि हमको लेवल पता रख चलते रहे, ठीक है, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो। निम्नलिखित में से कौन वापस बुलाए जाने पर, आपको पता है धारा 21 का राइट टू रिकॉल केवल ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के लिए, कहां, पद से वापस बुलाना, पद से वापस बुलाना। चलिए ऑप्शन बी 1 और 2, ठीक है। एक जनपद पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम में जमाइए। संडे का क्वेश्चन है जेई का, फिर से 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे थे मेरे को जीएस के, है ना, तो ये भी जेई का क्वेश्चन है। अब यहीं पे कहानी आ गई। अब ये हो गया थोड़ा सा तार्किक, थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन हो गया, है सरल लेकिन दिमाग थोड़ा सा जल्दी लगाना है क्योंकि ज्यादा चीज है। आपको पता है कि सबसे पहले चुनाव होता है जनपद पंचायत के लिए, होता है ना चुनाव, कौन चुने जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं। तो पहला होगा चुनाव, चुनाव के बाद क्या होगा, चुनाव के बाद होगा आपका, चुनाव के बाद क्या होगा जी, चलो बताओ बताओ। देखो यहां ए को चुने तो ए तो सब में है। चुनाव के बाद होगा निर्वाचित सदस्यों का पहला सम्मिलन, किसका, निर्वाचित सदस्यों का पहला सम्मिलन, ठीक है। चलिए जो सदस्य अब चुने गए हैं उनको बुलाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 2, ठीक। अभी मैं बताऊंगा जो आपके मन में चल रहा है उसको बताऊंगा मैं, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले निर्वाचन होगा, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद जो सदस्य चुने गए हैं उनकी पहली बैठक होगी, जो सदस्य चुने गए हैं उनकी पहली बैठक होगी। पहली बैठक हो गई, उस पहली बैठक में क्या करेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ये हो गया तीसरा। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया तो जनपद पंचायत सीईओ क्या करेगा, उनके नाम का प्रकाशन करेगा, ये हो गया चौथा। अब नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर उसको क्या है, जनपद पंचायत का पहला सम्मेलन बुलाना है, और ये हो गया 5वां। सर सम्मेलन तो यहां लिखा है, बिल्कुल लिखा है मेरे दोस्तों, लेकिन यहां जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य बोल रहा है, केवल सदस्य, अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन देख के आपको अपनी मन स्थिति वहां बनानी है, ठीक। सबसे पहले नॉर्मल चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद क्या होगा, जो चुने हुए हैं उन लोग की एक बैठक बुलाएंगे, बैठक बुलाएंगे, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अब पूरे पदाधिकारी चुन लिए गए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य। अब इनके नाम का प्रकाशन होगा, फलाना आदमी ये है, फलाना आदमी ये है। अब नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर क्या बुलाया जाएगा, जनपद पंचायत की पहली सम्मेलन, और इसी सम्मेलन से 5 साल की गणना प्रारंभ होगी, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है किसका, अभी जो एग्जाम आया था। अब बोलोगे कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई के अनुसार कठिन नहीं है, जमाने के अनुसार कठिन है, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन सी। बताइए दोस्तों कैसा लगा इसका एक्सप्लेनेशन, और ये क्वेश्चन कैसे लगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को बहुत पसंद आया इसलिए मैंने लेके आया है, ठीक है। आपको समझ में आ गई इसकी कहानी। चलिए आगे देखते हैं। एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है, किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा। आपको पता है पंचायती राज में चुनाव के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, अब कोर्ट नहीं जा सकते और लफड़ा हो गया तो कहीं तो जाओगे। तो भैया अगर आपको चुनाव में ऑब्जेक्शन है, कोई परेशानी है, कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति है, तो ग्राम पंचायत के लिए आप जाओगे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, ठीक है। जनपद के लिए जाओगे सीधा कलेक्टर साहब के पास, है ना, और जिला के लिए जाओगे सीधा नया रायपुर संचालक पंचायत के पास, ठीक है। तो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है तो कहां जाएगा, ऑप्शन बी कलेक्टर साहब के पास, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो। अगर आपका सांसद का चुनाव है तो आप हाई कोर्ट जाओगे, विधायक का चुनाव है सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सांसद का चुनाव है हाई कोर्ट जाओगे, विधायक का चुनाव है हाई कोर्ट जाओगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन पंचायत के चुनाव में कोर्ट नहीं जाओगे, अनुच्छेद 243 ओ, ठीक है, हस्तक्षेप का वर्जन, ऑप्शन बी। चलिए, यदि पंचायत चुनाव के मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन रिपीटेड है मानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतदान स्थगित हो जाएगा,
मतदान स्थगित नहीं होगा। केवल एक अभ्यर्थी शेष रहेगा तो मतदान स्थगित हो जाएगा। एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहेंगे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन 3 और 4। अब देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, एक्साइटमेंट में अपन ऊपर के ही पढ़ते हैं और पहले ही गोला लगा देते हैं। आपको क्वेश्चन आए या ना आए, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ठीक है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यह बात सेट कर लो, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता उसको मेरे को 10 बार पढ़ना है, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे को आता है उसको मेरे को 100 बार पढ़ना है। क्यों? आता हुआ गलत ना हो। आता हुआ गलत हो गया और सिलेक्शन से बाहर हो गए तो जिंदगी भर रिजल्ट देख देख के रोते रहोगे। एक क्वेश्चन सही कर लेता तो आज नौकरी मिल जाती, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि पूरे ध्यान से पेपर बनाना है, ओवर एक्साइटमेंट में उड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भैया आपको पता है, अगर 2 अभ्यर्थी मतदान, अगर चुनाव में ए और बी खड़े हैं, बी मर गया, अकेले ए बचा है, तो किसके साथ लड़ेगा ए? तो इसीलिए मतदान रुक जाएगा। अब ए बी सी खड़े हैं, फिर से बी मर गया, ए और सी के बीच तो वोटिंग हो सकती है, चुनाव हो सकता है, तो मतदान होगा और ड्रॉ हो जाएगा तो क्या करेंगे? लॉट निकालेंगे, लॉटरी निकालेंगे। चलिए, तो ऑप्शन क्या? 3। अगर एक अभ्यर्थी रहेगा तो मतदान स्थगित हो जाएगा, एक से अधिक रहेगा तो मतदान होगा, ठीक है। और ये मर गया, इसके पैसा को वापस कर देंगे ना, ठीक। जनपद पंचायत के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? ठीक है, आपको पता है ग्राम पंचायत के सरपंच जनपद पंचायत आके बैठेंगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत में आके बैठेंगे, पता है। तो भैया ग्राम पंचायत के तो 20% सरपंच को 1 साल के लिए चक्रानुक्रम में जनपद में बैठा देते हो, तो जनपद का कितना प्रतिशत जाएगा? 20? नहीं, पूरे जनपद पंचायत अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे किसके? जिला पंचायत के। पूरे जनपद पंचायत अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे किसके? जिला पंचायत के। यहीं पे गणित है और इस गणित को सीखना है। सरपंच 20 आएंगे लेकिन जनपद पंचायत पूरा ऊपर जाएगा जिला में, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बहुत जबरदस्त, ठीक है। राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद पंचायत की एक गांव की मतदाता सूची में है ना, वह जनपद पंचायत के लिए क्या होगा? जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा? बताइए। तो मैं बता दूं, जनपद पंचायत का पदेन सदस्य तो वो होगा नहीं। जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधित्व करेगा? नहीं करेगा। जब सदस्य है ही नहीं तो प्रतिनिधि कहां से भेज देगा? जनपद पंचायत की स्थायी समिति, जब जनपद पंचायत का सदस्य है ही नहीं तो स्थायी समिति कहां आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप बोलोगे सर क्यों? भैया यहां लिखा है राज्यसभा का सदस्य, मतलब राज्यसभा का सांसद। सांसद चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, वो केवल जिला पंचायत में होंगे। जनपद पंचायत में होगा विधायक और ग्राम पंचायत में कोई नहीं, ठीक है। ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता। जनपद पंचायत कैसे बनेगा? जनपद पंचायत में, है ना, निर्वाचित कौन होगा? निर्वाचित होंगे सदस्य, ठीक है। ये सदस्य अपने में से क्या चुनेंगे? अध्यक्ष चुनेंगे। एक को क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष चुनेंगे। ये चुनाव वाले सदस्य हैं। पदेन जो दूसरे पद पर रहने के कारण जनपद पंचायत आएंगे वो कौन है? विधायक है। विधायक, अगर किसी विधायक के चुनाव क्षेत्र में वो जनपद पंचायत पूर्णतः या आंशिक पड़ता है, वो विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा, सभी स्थायी समिति का सदस्य होगा और वो विधायक बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर लेगा। तो पदेन हुआ विधायक और एक कौन? नीचे वाले सरपंच 20%। तो यहां कौन आएगा? सरपंच आएंगे। कौन? 20%। सभी ग्राम पंचायत जो उस जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पूरी जो सीरीज है इसकी थ्योरी क्लास हम अपने ऐप में और अपने क्लास में कंडक्ट कराते हैं। आपको कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको यह समझ में आया होगा। यहां बात कर रहा है राज्यसभा सांसद की, वो जनपद पंचायत में आता ही नहीं है, डायरेक्ट जिला पंचायत जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, बहुत मजेदार क्लास हो रही है दोस्तों आज। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है?
मैंने पहले ही बोल दिया है, थंब रूल, पूरे अनुसंधान संस्थान याद करने हैं। याद है आपको और अभी मैं बता रहा हूं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा, हरियाणा के कहा, हिसार में, ठीक है। भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में। डेयरी, भैया डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट कहां, जब दूध हरियाणा में है तो ये भी डेयरी कहां होगा, हरियाणा के करनाल में। डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा करनाल, ठीक है। अब गौ माता को कैसे भूल सकते हैं, तो गौवंशी, गौवंशी है ना, अनुसंधान संस्थान कहां होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कहां भैया, मेरठ, गौवंशी अनुसंधान संस्थान। चलिए देख लेते हैं, गौवंशी अनुसंधान संस्थान है ना, कहां, मेरठ उत्तर प्रदेश। गाय का अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब क्या बचा, भैंस गाय हो गया, अब क्या बचेगा, अब बचेगा बकरी, क्या, बकरी, बकरी भी कहां, मखदूम, मखदूम उत्तर प्रदेश में बकरी का अनुसंधान संस्थान। अब क्या बचा, भेड़ बचा, है ना, मखदूम मथुरा, मखदूम कहां, मथुरा। अब बचा भेड़, ठीक है, भेड़, ठीक है, परजीवों का भी म्यूजियम, भेड़, भेड़ का कहां है जी, भेड़ का है आपका अविका नगर, अविका नगर कहां, राजस्थान, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप मलपुरा पढ़ाए थे, मालपुरा, वो मालपुरा का नाम ही अविका नगर हो गया है ना। तो फिर से देख लेते हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है, डेयरी बोलेगा तो करनाल हरियाणा में है, गौ माता बोलेगा तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, बकरी बोलेगा तो यह भी उत्तर प्रदेश के मथुरा मखदूम में है। भेड़ के लिए आप कहां जाओगे, राजस्थान, राजस्थान में कहां, अविका नगर या मालपुरा, राजस्थान। एशिया का सबसे बड़ा ऊन मंडी बीकानेर, राजस्थान, ठीक है ना। भेड़ में चोखला भेड़ होती है जिसके ऊन से कालीन बनता है, जिसको राजस्थान की मरीनो कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये पूरा हो गया, जबरदस्त। ऑप्शन डी, देखो दोस्तों ये होता है पढ़ाई का लेवल, जो आएगा कंप्लीट करके जाएंगे, समय भी कम लगेगा, टॉपिक भी पूरा रिवाइज होगा। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी पशु गणना में पशुओं की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। मैं बोला ना पशुधन को हल्के में नहीं लेना है, निपटा देगा नहीं तो एग्जाम में। अगर 10 क्वेश्चन भी आ गए इधर उधर हुआ तो जय माता दी, लेट्स रॉक, कहानी खत्म, पीछे मुड़ तेज चल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कब के, 1988 की पशु गणना में अचानक से पशुओं की संख्या कम हो, बढ़ने के बजाय कम हो गई। सर्वाधिक कमी कितनी, 17.7% कमी दर्ज की गई पशुओं की संख्या में। ऐसे ही अपने किसमें जी, इंसानों की पशु गणना में, ठीक है, इंसानों की पशु गणना बोल रहा हूं जी, मैं भी क्या बोल रहा हूं, इंसानों की जनगणना में, है ना, सबसे ज्यादा कमी कब, महाविभाजक वर्ष 1920-21 की जनगणना एकाएक क्या हो गई, जनसंख्या कम हो गई थी। महाविभाजक वर्ष 1920-21 याद है ना आपको, ठीक है। तो पशुओं की 88 है। चलिए अगला देखते हैं, लाइट गोल हो गया, फटाफट करते हैं, इन्वर्टर भी डाउन हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का तीसरा चरण, हमारे यहां 3 चरण में श्वेत क्रांति चली है। पहला चरण चला है 70 से, आपको पता है श्वेत क्रांति 13 जनवरी 1970 से 80 चला पहला चरण। दूसरा चरण 80 से 85 चला, ठीक है। तीसरा चरण 85 से 95 चला, ठीक है। तो सबसे छोटा चरण कौन सा था, चरण द्वितीय, ठीक है। चलिए ये हो गया, 3 चरण में चला है। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया। किस लिए चालू किया गया, जो आनंद मिल्क यूनियन है उसकी सफलता को देखते हुए चालू किया गया, ठीक है। 13 जनवरी 1970 से 80 पहला, 80 से 85 दूसरा, 85 से 95 तीसरा।
चलिए, ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इन्होंने ही सबसे पहले नगर पालिका कानून पेश किया, उसको लाया। लेकिन हमारे यहां सबसे पहले नगर पालिका कहां बना? ठीक है, प्रथम नगर पालिका मद्रास में बना था जी, मद्रास में, अंग्रेजों के समय। कब? 1688 में। और स्थानीय स्वशासन कौन लाए? स्थानीय स्वशासन लाए 1882 में। कौन? लॉर्ड रिपन। कौन लाए? 1882 में लॉर्ड रिपन लाए। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इन्हें। चलिए अगला, भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला राज्य। अब ऑप्शन देख लो। ठीक है, इसमें आपके कमेंट आएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने लाया भी है। ऑप्शन के अनुसार भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला राज्य, ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी। ठीक है, मसाले की टोकरी कहा जाता है केरल को, आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी। लेकिन 2019 की जनगणना के अनुसार, 2019 की जनगणना मतलब पशुओं की जनगणना के अनुसार, 2019 की पशु गणना के अनुसार सबसे ज्यादा मुर्गी तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश है। अगर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में चुनना होगा तो तमिलनाडु को चुनिएगा। ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश लिया गया है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कुक्कुट है, मुर्गी है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाक से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन, इसके रेशे फाइबर एकदम चमकदार सफेद होते हैं। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है मेरे दोस्तों, खरगोश से। कौन से खरगोश से? अंगोरा खरगोश से, है ना। अब पूछ देगा अंगोरा किसकी प्रजाति है? खरगोश की प्रजाति है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? आपको पता है भारत का स्थान प्रथम है। भारत 1998 से, कब से? 1998 से लगातार है ना, दूध उत्पादन में क्या है? प्रथम है। किसको पीछे छोड़ा इसने? अमेरिका को पीछे छोड़ा था। ठीक है, और लगातार 1998 से हम दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और विश्व का 25% दूध, विश्व का लगभग 25% दूध भारत में उत्पादित होता है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हमारे यहां 471 ग्राम, लेटेस्ट 471 ग्राम है। ठीक है, लगभग एक आधा लीटर दूध हर आदमी को मिलेगा प्रतिदिन। मालवी किस पशु की नस्ल है? बताइए, कमेंट करिए दोस्तों, मालवी किस पशु की नस्ल है? ठीक है, कमेंट करिए फटाक से। मालवी जो है गाय की नस्ल है, गाय की। कहां? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। इसके और नाम क्या है? इसका नाम है मंथनी, इसको मंथनी भी कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी गाय को महादेव पुरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी गाय को, है ना। मालवी गाय की नस्ल है, मध्य प्रदेश के मालवा में प्राप्त होती है। मंथनी और महादेवपुरी भी कहा जाता है। ये गाय आपका क्या काम के लिए? खेती और परिवहन और भार ढोने के लिए। ये मोस्टली खेती, ठीक है, थोड़ा बहुत परिवहन और भार उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूध कम देती है ये मालवी गाय। ठीक, चलिए, गाय भैंस एवं बकरी पशु है कौन सी? जुगाली करने वाली, जुगाली नहीं करने वाली, दोनों या सभी असत्य? ठीक है, आपको पता है कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उन लोग जब चारा खाते हैं तो चारा को सीधा पेट में ले जाते हैं। चारा खा के जब बैठते हैं तो वापस पेट से चारे को अपने मुंह में लाते हैं और चबाते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। जैसे आप लोग च्युइंगम खाते हो वैसे मुंह चलाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं जुगाली करना। और सबसे बड़ी बात, जुगाली करने वाले पशु को ही खुरपका मुंह पका रोग होता है, जिसके खुर दो भाग में बटे रहेंगे जो जुगाली करेगा।
इसीलिए घोड़े को खुर पका मुंह पका नहीं होता, ऊंट को खुर पका मुंह पका इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका खुर होता ही नहीं है। चलिए, तो ये कौन से पशु है? जुगाली करने वाले। ठीक है, हमारे यहां गाय भैंस है तो हमको इसका नॉलेज है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसी बोर्ड ने आगे जाके श्वेत क्रांति को चलाया 1970 13 जनवरी से 3 चरण में। तो मैं बता दूं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई। 16 जुलाई 1965 को हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वर्गीस कुरियन जी। ठीक है, ये वर्गीस कुरियन जी है ना, प्रथम अध्यक्ष थे। यही एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने क्या किया था? श्वेत क्रांति को चलाया था। इसकी स्थापना क्यों हुई है ना? 1948 में अमूल बना, अमूल बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो उसी के तर्ज पर क्या किया गया? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। अमूल का भी नाम अमूल नहीं था, अमूल का नाम पहले क्या था? कैरा डिस्ट्रिक्ट है ना, कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव। ठीक है, कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव है ना, मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। ये कैरा वहां पे जिला है। ठीक है, जब अमूल बना तो उसका नाम था कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। 1950 में इसने ब्रांड लॉन्च किया। 1950 में ब्रांड लॉन्च किया, उसका नाम था अमूल। ठीक है, चलिए, इसका स्थापना कौन किए थे? इसकी स्थापना किए थे त्रिभुवन दास पटेल। किसकी सहायता से? मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से 1946 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय डेयरी किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करती थी। पालसन डेयरी या पायसन डेयरी बहुत शोषण करती थी। उस शोषण के खिलाफ है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई के सहयोग से त्रिभुवन दास पटेल ने कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन बनाया। ठीक है, कब? 1946 में, और चलाया। और 1950 में इसने ब्रांड नेम बनाया अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसकी सफलता को देखते हुए ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना 65 में। यही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने क्या किया? 70 में श्वेत क्रांति चलाई 3 चरणों में, है ना। एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष वर्गीस कुरियन जी थे। ठीक है, चलिए, बहुत जबरदस्त अध्ययन हो रहा है दोस्तों, कहीं से कुछ नहीं छूटना चाहिए। मनरेगा अंतर्गत मातृत्व भक्ति लिख दिए है, यहां पे है मातृत्व भत्ता। ठीक है, जय हो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटरों की। मनरेगा अंतर्गत मातृत्व भत्ता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? कितनी राशि? 1 माह का वेतन। कितना? 1 माह का वेतन। वो भी तब दिया जाएगा जब आप एक साल में कितना दिन काम किए हो? 50 दिन काम किए हो तब। पहले केवल 15 दिन काम करने पर भी मातृत्व भत्ता मिलता था, इसको बदल दिए। अब आपको 1 साल में 50 दिन काम करना है, तब 1 माह का वेतन मातृत्व भत्ता के रूप में मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मातृत्व भत्ते की राशि कौन वहन करता है? मातृत्व भत्ते की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, और बेरोजगारी भत्ते की भी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। चलिए, हो गया 27वां क्वेश्चन, ऑप्शन ए। 28वां तबाही क्वेश्चन, मनरेगा अंतर्गत विलंब से मजदूरी भुगतान किए जाने पर मुआवजे का क्या प्रावधान है? आपको पता है कि भैया जैसे ही मस्टर रोल क्लोज होगा सप्ते में, तो सप्ते के 15 दिन मास्टर रोल क्लोज होने पर 15 दिन के भीतर आपको मजदूरी का भुगतान किया जाना है। और अगर 15 दिन से लेट होगा तो जितनी मजदूरी मिलेगी उसका
क्या होगा, भुगतान नहीं की गई मजदूरी का कितना 0.05% की दर से आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, प्रतिदिन मिलेगा। कब? प्रतिदिन। ठीक है, 0.05% की दर से प्रतिदिन मुआवजा मिलेगा अगर आपको लेट भुगतान मिलेगा तो। वैसे तो 15 दिन में कर देते, एक सप्ते की मजदूरी का भुगतान 15 दिन में। मजदूरी का भुगतान का 15 दिन कब जोड़ेंगे? मास्टर रोल क्लोज होने से 15 दिन, क्लोज हुआ उसके बाद 15 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए 0.05% की दर से प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा जितनी बची मजदूरी है उसका। ऑप्शन ए। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? बताइए, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पूछा भी जाएगा। कब? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की गई, 20 जनवरी 2025 को। जो भूमिहीन परिवार है गांव में, जिनके पास खेती भूमि नहीं है, उनको प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिया जाएगा। कितना? प्रतिवर्ष 10,000। इसमें कौन आएंगे? धोबी, नाई, चरवाहा, भूमिहीन मजदूर, वनोपज इकट्ठा करने वाले, और अनुसूचित क्षेत्र में जैसे बैगा, घुनिया, मांझी, जो ये सब बैगा घुनिया का काम करते हैं उन लोग, लोहार, इन लोग को मिलेगा 10,000 रुपए प्रति वर्ष। हमारे जितनी रईस सरकार कोई नहीं है भैया, फुल पैसा बांटती है, भले जॉब निकाले ना निकाले। तो बोलो जय माता दी। चलिए, तो 20 जनवरी 2025 से चालू किया गया। ठीक है ना? एक और डेटा लीजिए, योजना अंतर्गत कितने रुपए की राशि आएगी? 562 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 562 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरे ख्याल से इस 562 करोड़ रुपए में जिंदगी भर का 500 से 700 लोगों का नौकरी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी भी सरकार के लिए नगद पैसा बांटना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए? सुविधाएं देनी चाहिए। अच्छे अस्पताल बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ, रोजगार दो, स्वरोजगार दो। फोकट में पैसा देना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए, 20 जनवरी 2025 दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर क्या आपका कल्याण योजना चालू हुआ। ठीक है, योजना से भी क्वेश्चन है दोस्तों लगातार, क्योंकि योजना क्या करती है? हमारी पूरी कार्य योजना को ही बिगाड़ देती है अगर गलत हुआ तो। योजना में समझाने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बाकी डेट तो आपको रटना पड़ेगा। अगर वो योजना के साथ आपने अपनी योजना को समाहित कर लिया तो आपके भविष्य की रोजगार की योजना बन जाएगी। अगर वो योजना आपकी कार्य योजना को बिगाड़ी तो फिर बेरोजगार रह जाएंगे और फिर इसी योजना से हमको भी भत्ता मिलने लगेगा। ठीक है, देखो कितनी योजना आई और चली गई। चलिए, अब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना कब प्रारंभ किया गया? बताइए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है ना, 29 फरवरी यूनिक डेट है भैया। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना प्रारंभ किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा? आपके छत में सोलर पैनल लगाया जाएगा, है ना, और वो सोलर पैनल से आपके घर को मुफ्त बिजली मिलेगी। सर, सोलर पैनल तो महंगा होता है, घणों महंगा होता है, लेकिन उसके लिए सरकार आपको 50, 60, 70 हजार तक सब्सिडी देगी कि आप लगाओ, आपका आधा पैसा हम देंगे। इसके बदले क्या होगा? जो बड़े बड़े पावर प्लांट में कोयला जल रहा है, लकड़ी कट रहा है, वो नहीं कटेगा, आप सूरज से बिजली बनाओगे। ठीक है, तो अच्छी योजना है, पर इंप्लीमेंटेशन सही हो, इसका ग्राउंड लेवल काम सही हो। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, छत पे सोलर पैनल लगाना ताकि आपको क्या मिले? ऊर्जा मिले, सूर्य ऊर्जा का आप बिजली में प्रयोग करो। 29 फरवरी 2024 से लागू किया गया है। ठीक है, इसमें 1 से 2 किलोवाट, फिर 3 किलोवाट, फिर 3 किलोवाट से अधिक ऐसे कैटेगरी है, उसको भी आगे देख लेंगे, और लगाने के खर्चे में सब्सिडी आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महतारी वंदन योजना, जय हो महतारियों की। महतारी वंदन योजना कब से प्रारंभ हुआ जी? बताइए। छत्तीसगढ़ में बहुत ही जबरदस्त योजना थी जिसके कारण बीजेपी सरकार जीत गई, महतारी वंदन योजना। ठीक है, चलिए, हमारा छत्तीसगढ़ है जहां लोग कोऑपरेटिव का चावल लेने के लिए रॉयल एनफील्ड में एप्पल 16 प्रो मैक्स लेके आते हैं, और वो गरीब है, भगवान ऐसा गरीब सबको बना दे। ठीक है, चलिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो कब से चालू हुआ है महतारी वंदन योजना? 1 मार्च
24 से चालू हुआ है, 1 मार्च 2024। पहली किस्त कब डली? 10 मार्च 2024 को पहला 1,000 रुपए आपके अकाउंट में आया है, ठीक है। और इसके लिए पात्रता क्या है? महिला को ही मिलेगा, ठीक है। महतारी वंदन योजना और मातृत्व योजना वो दोनों अलग अलग है। ये महतारी वंदन है 1,000 रुपए, महिला को मिलेगा। उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उम्र 21 साल हो चुकी होनी चाहिए। विवाहित होनी चाहिए, ठीक है। विवाहित अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन विधवा है या परित्यक्ता है, मतलब उसको त्याग दिया है उसका पति, तो भी उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। पहली किस्त डली थी 10 मार्च को, चालू हुआ 1 मार्च को, है ना। महतारी वंदन योजना। सुखद सहारा योजना के तहत प्रति माह कितना पेंशन दिया जाता है? सुखद सहारा योजना, बताइए दोस्तों, ठीक है। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत प्रति माह कितना पेंशन दिया जाता है? तो मैं बता दूं, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत प्रति माह 500 रुपए वो क्या दिया जाता है? पेंशन। ये 100% राज्य सरकार की योजना है, 100% राज्य सरकार की योजना है। इसके हितग्राही कौन है? बीपीएल। बीपीएल के क्या? विधवा और परित्यक्ता महिला। बीपीएल परिवार से विधवा और परित्यक्ता महिला जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है, ठीक है। उम्र कितना? 18 से 39 साल विधवा महिला के लिए, ठीक है। और परित्यक्ता के लिए 18 वर्ष से, जब तक जिंदा रहेगी 18 वर्ष से अधिक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 40 साल में इनको क्या मिल जाएगा? विधवा पेंशन योजना मिल जाएगी। तो 39 साल तक आपको यहां से 500 रुपए मिलेगा, 40वें साल में आप वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना से लाभ ले सकते हैं, और भी दूसरी पेंशन योजना से। और ठीक है, परित्यक्ता के लिए यहां पे कितना है? परित्यक्ता के लिए 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 500 रुपए मिलेगा। विधवा के लिए 18 से 39, परित्यक्ता से 18 से अधिक, बीपीएल परिवार की विधवा परित्यक्ता 100% केंद्र राज्य सरकार की योजना। सुखद सहारा योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना। हाँ, बीपीएल की विधवा महिला को देंगे सहायता, बिल्कुल देंगे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, बिल्कुल यही दोनों की तो बात की गई है ना। विधवा के लिए उम्र है 18 से 39 और परित्यक्ता के लिए 18 साल से अधिक। गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों को, इसके लिए दूसरी योजना है, ठीक है, इसके लिए दूसरी योजना है। तो इसमें क्या होगा? ए और बी सही है, ए और बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का नाम 19 नवंबर 2007 को क्या नाम कर दिया गया? ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी के नाम से चलता था, उसका नाम बदल के क्या किया गया? तो उसका नाम बदल के किया गया है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। क्या किया गया? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ। अब मैं आपको कहानी बता देता हूं, ठीक है। उस समय एक योजना आई, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया। कब? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 उप योजना चलती थी। कितनी? 5 उप योजना, ठीक है, जिसमें से एक योजना थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें और भी 4 और योजना चलती थी। तो इस योजना को कंप्लीट देखोगे तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत 5 सब योजना चलती थी, और उसी योजना में से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी थी, ठीक है। विधवा पेंशन योजना भी इसी में थी, ठीक है। तो 5 उप योजना चलती थी 95 से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रद्धांजलि योजना में परिवार के मुखिया या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर कितना रुपए मिलता है?
आपको पता है 2,000 रुपए मिलता है। कब? जुलाई 2016 से ये योजना चालू हुई है। कब से चालू हुई है? जुलाई 2016 से। ठीक है, इसमें राज्य सरकार पैसा किसको देगी? राज्य सरकार पैसा देगी जिला पंचायत को। किसको देगी? जिला पंचायत को। और जिला पंचायत से सरपंच और सचिव पैसा किसको दिलाएंगे? हितग्राही परिवार को। तो इसमें एक क्वेश्चन भी मैंने लाया था कि इसके अंतर्गत पैसा दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरपंच और सचिव की। ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए पैसा देते भैया इंस्टेंट 2,000। कौन? कमाऊ सदस्य, मुखिया कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर। ठीक है, चलिए जुलाई 2016 से योजना चालू थी, 2,000 मिलेगा। कौन देगा? राज्य सरकार देगी। किसको? जिला पंचायत को। जिला पंचायत से पैसा कहां जाएगा? हितग्राही के पास। हितग्राही को पैसा कौन दिलाएगा? सरपंच और सचिव। तो देखिए दोस्तों, लाइट गोल हो चुकी है, तो भी हनुमान जी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे इष्ट देव हमारा साथ दे रहे हैं। ये आपके 35 क्वेश्चन थे और टॉप के क्वेश्चन थे, है ना। इसमें 3-4 प्रीवियस क्वेश्चन जो थे, जो कल संडे के एग्जाम में आए थे, उसको भी समाहित किया गया है। तो दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लगी, कितनी यूजफुल है, कितने आपके समझ से आ रही है, जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अपने डाउट को। जहां तक हम देखते हैं रिप्लाई करते हैं, नहीं तो पूरे क्वेरी को पकड़ के हम क्या करते हैं, यहां पे आपका सॉल्व करवा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लास के साथ। जय हिंद।